हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल उल्टा पुल्टा फैक्ट्स। दोस्तों, हमारे देश की पावन धरती पर जहां एक और स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों ने जन्म लिया है, तो वहीं विकास दुबे, वीरप्पन, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी भी दुर्भाग्यवश इसी देश में पैदा हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माफिया अतीक अहमद और उसके गुनाहों की। अभी तक न्यूज चैनलों पर जो भी आपने इसके बारे में देखा या सुना है वो बहुत कम है। आज मैं आपको साल दर साल इसके कई गुनाहों की दास्तां सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किस तरह सरकारें भी इसके नाम से कांपती थीं। पुलिस वाले खुद कहते थे कि अतीक की आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत उनमें नहीं है। दोस्तों, इसका खौफ लोगों में इस कदर भरा हुआ था कि कोई उसके केस में गवाही तक देने को तैयार नहीं होता था। तभी तो 44 साल के आपराधिक इतिहास में 150 से ज्यादा मुकदमे होने के बावजूद उसे किसी भी केस में सजा नहीं मिल पाई। आइए अब जन्म से मृत्यु तक की अतीक की कुंडली खोलते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सन 1962 में, जब एक तांगा चलाने वाले के घर अतीक अहमद का जन्म होता है। अतीक का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वो अपने मोहल्ले में दबंग बनकर रहता था। अतीक ने पहला बड़ा गुनाह सन 1979 में किया, जब उसने एक शख्स की हत्या कर दी और उसे जेल हो गई। दोस्तों, कुछ दिन बाद वो जेल से बाहर आ गया और उस समय के इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन चांद बाबा के गैंग में शामिल हो गया। वहां से धीरे धीरे उसने अपना अलग गैंग बनाना शुरू किया और अपराध की दुनिया में पूरी तरह उतर गया। अब वो चांद बाबा से अलग होकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। सन 1986 तक उसके गैंग में 100 से ज्यादा शूटर थे। सन 1986 में ही पहली बार गैंगस्टर एक्ट आया और यह एक्ट सबसे पहले अतीक अहमद पर लगा, इसलिए उसे यूपी का पहला गैंगस्टर भी कहा जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि एक बार एक मर्डर के केस में पुलिस अतीक को उठाकर ले गई। उस समय यूपी में वीर बहादुर सीएम थे और पीएम राजीव गांधी। अतीक का रसूख इतना था कि शाम होते होते पुलिस खुद अतीक को वापस घर छोड़ गई। दोस्तों, अतीक जानता था कि राजनीति के संरक्षण के बिना वो अपराध की दुनिया में ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, इसलिए वो खुद राजनीति में उतर गया। अतीक ने अपना पहला इलेक्शन 1989 में इलाहाबाद सीट से चांद बाबा के सामने लड़ा। काउंटिंग से 2 दिन पहले ही चांद बाबा और अतीक का आमना सामना हुआ तो अतीक ने अपने गुरु चांद बाबा को गोलियों से भून दिया। उस इलेक्शन में जीत भी अतीक की ही हुई और वो पहली बार विधायक बना। दोस्तों, यही वो साल था जब अतीक की नजर सूरजकली उर्फ जयश्री नामक महिला की 12 बीघा जमीन पर पड़ी। यह जमीन बहुत अच्छी लोकेशन पर थी और 200 फीट रोड के किनारे थी। जब महिला के पति ने यह जमीन अतीक को देने से मना कर दिया तो अतीक ने उसके पति को गायब कर दिया। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद अतीक ने जयश्री को भी धमकाया, लेकिन वो डरी नहीं। अतीक ने वहां के लेखपाल से मिलकर उसकी जमीन अपने नाम करा ली और वहां कॉलोनी बना दी। वो महिला कोर्ट के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। सन 2016 में अतीक ने महिला और उसके परिवार पर भी गोलियां चलवाईं। महिला को गर्दन के पास गोलियां लगी और उसके बेटे को पैर के पास, लेकिन भाग्यवश दोनों जिंदा बच गए। दोस्तों, अतीक का खौफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था और राजनीति में भी वो आगे बढ़ रहा था। सन 1991 और 1993 के विधानसभा चुनावों में भी वो विजयी हुआ और विधायक बना। 1993 तक उस पर 44 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे और इसी साल उसके सिर पर मुलायम सिंह यादव का हाथ आया। सन 1995 के गेस्ट हाउस कांड से आप लोग सभी परिचित होंगे। यादव ने मायावती को मारने के लिए कुछ गुंडे भेजे थे। मायावती उस समय लखनऊ गेस्ट हाउस में थी। उन गुंडों में से एक अतीक अहमद भी था। मायावती तो वहां से किसी प्रकार बच निकली और अतीक को इस कांड के इनाम के तौर पर 1996 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी का टिकट मिला। अतीक अब चौथी बार विधायक बन गया था। राजनीति में आने के बाद तो मानो जैसे उसे अपराध करने का लाइसेंस मिल गया था। अतीक ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक बीजेपी नेता अशरफ की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसके भाई का नाम भी अशरफ था और उसे ये पसंद नहीं था कि अशरफ नाम का इंसान किसी दूसरी पार्टी में हो। अतीक के जुल्म यहीं नहीं रुके। बताया जाता है कि अतीक ने एक बार एक आदमी को किडनैप किया, उसकी खाल उतरवाई और उसकी बॉडी को चौराहे पर टांग कर खुद पुलिस को फोन किया। दोस्तों, उसके खौफ के सामने पुलिस वाले भी थर थर कांपते थे। उसके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत उनमें नहीं थी। दोस्तों, अब 21वीं सदी आ चुकी थी। सन 2002 के विधानसभा चुनावों में अतीक को फिर से जीत मिली और वो 5वीं बार विधायक बन गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ चुकी थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। 2002 में ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतीक अहमद से अपनी जान को खतरा बताया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 दिन बाद ही कचहरी में पेशी पर जाते वक्त अतीक पर एक बम फेंका गया, जिसमें उसे मामूली चोट आई। अतीक ने उस बम ब्लास्ट के पीछे मायावती का हाथ बताया, लेकिन बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह खुलासा हुआ कि ये लो इंटेंसिटी बम अतीक ने खुद ब्लास्ट करवाया था, जिससे वो मायावती को इस केस में फंसा सके। दोस्तों, इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना शातिर था। दोस्तों, सरकार के संरक्षण में अतीक के अपराधों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। फिर 2004 के लोकसभा चुनाव आए और समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया। अतीक उन चुनावों में जीतकर अब सांसद बन गया था और इसकी एमएलए की सीट खाली हो गई थी। उस सीट पर उपचुनाव हुए जिनमें उसने अपने भाई अशरफ को समाजवादी पार्टी से टिकट दिलाया। बीएसपी ने अशरफ के सामने राजू पाल को खड़ा किया। बताया जाता है कि राजू पाल पहले अतीक के लिए ही काम करता था, वो भी एक अपराधी था। उस चुनाव में राजू पाल ने नारा दिया था, जीतेंगे तो रम चलेगी, हारेंगे तो बम चलेगी।
दोस्तों चुनाव परिणाम आए और राजूपाल अशरफ को हराकर विधायक बन गया। अतीक को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। 2 महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद में राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या करा दी जाती है। उसको 19 गोलियां मारी गई थीं। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल शादी के सिर्फ 9 दिन बाद ही विधवा हो जाती है। एफआईआर में अतीक और अशरफ का नाम लिखवाया जाता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। इसी केस के सिलसिले में तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव इलाहाबाद में एक जनसभा करते हैं और अतीक अहमद उनके बगल में खड़ा होता है। दोस्तों मुलायम सिंह यादव मंच से ही अतीक को निर्दोष घोषित कर देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब किसी प्रदेश का सीएम ही किसी को निर्दोष बता दे तो भला पुलिस उसका क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन पूजा पाल हार नहीं मानती और राजूपाल के समर्थक भी धरना प्रदर्शन करते हैं। देश भर में इस हत्याकांड की निंदा होती है और मजबूरीवश मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद को अपनी पार्टी से निकाल देते हैं। दोस्तों राजूपाल के मर्डर के बाद से ही अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हुए। अतीक ने 2006 में राजूपाल मर्डर के मुख्य गवाह उमेश पाल का किडनैप कराया, जिसे बाद में पुलिस ने छुड़वाया और उस पर केस दर्ज हुआ। 2007 के विधानसभा चुनावों में इलाहाबाद सीट से अतीक के भाई अशरफ को हराकर पूजा पाल विधायक बनती हैं और प्रदेश में मायावती की सरकार आ जाती है। इसी साल अतीक पर एक ही दिन में 100 से ज्यादा केस दर्ज किए जाते हैं और उसकी संपत्तियों पर पहली बार मायावती बुलडोजर चलवाती हैं। अतीक फिर भी जेल के ही अंदर से अपना नेटवर्क चला रहा था। अब साल आता है दोस्तों 2012 और यूपी के विधानसभा चुनावों के लिए अतीक जेल से ही चुनाव लड़ने की अर्जी कोर्ट में देता है। उसके खौफ की इंतहा ये थी कि उसकी इस अर्जी पर सुनवाई करने से कोर्ट के 10 जज खुद को अलग कर लेते हैं। 11वें जज सुनवाई करते हैं और अतीक को चुनाव लड़ने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन इस बार अतीक पूजा पाल से चुनाव में हार जाता है। इस हार के बावजूद उसका रसूख कम नहीं होता। सन 2014 में लोकसभा चुनावों के लिए अतीक श्रावस्ती के नगर पालिका चेयरमैन से 2 करोड़ रुपए की मांग करता है। वो चेयरमैन अतीक की पार्टी के ही एक मुस्लिम व्यक्ति थे। वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे। वे अतीक से कहते हैं कि मैंने ईमानदारी से जनता की सेवा की है, 2 करोड़ रुपए देना मेरे वश में नहीं है। तो अतीक उनके बेटे को मार देने की धमकी देता है। वो सज्जन व्यक्ति इसी डर और खौफ की वजह से दुनिया छोड़ देते हैं। इसी तरह सन 2016 में एक प्रोफेसर के साथ यूनिवर्सिटी में घुसकर मारपीट करता है। अब आता है साल 2017। यूपी में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजता है। इन विधानसभा चुनावों के लिए जब वो कानपुर कैंट सीट से नॉमिनेशन करने जाता है तो बताते हैं कि काफिले में 1,500 से ज्यादा गाड़ियां होती हैं। कानपुर शहर की रफ्तार मानो थम सी जाती है। उस काफिले की वजह से एम्बुलेंस में एक मरीज की मौत पर जब रिपोर्टर अतीक से सवाल पूछते हैं तो बिना किसी प्रायश्चित या ग्लानि के वो जवाब देता है कि आप क्या चाहते हैं मैं साइकिल पर आता। दोस्तों अतीक चुनाव लड़ता है पर हार जाता है और फिर प्रोफेसर मारपीट केस में पुलिस उसे अरेस्ट करके इलाहाबाद की नैनी जेल में डाल देती है। दोस्तों यूं तो किसी भी जेल के अंदर बंद अपराधी जेलर को देखते ही अपनी पैंट गीली कर लेता है, लेकिन अतीक उनमें से नहीं था। बताते हैं कि एक बार उसे किसी बात पर गुस्सा आ गया तो उसने नैनी जेल के जेलर को थप्पड़ मार दिया। जेलर ने डर के मारे कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई, लेकिन धीरे धीरे जब यह बात बाहर फैली तो अतीक को नैनी जेल से देवरिया जेल में शिफ्ट कर दिया। 2017 में यूपी में योगी सरकार आ चुकी थी और माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी थे। यूपी सरकार ने राजूपाल मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी और धीरे धीरे उसकी अवैध संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। उधर अतीक जेल में बंद था, लेकिन जेल से ही रंगदारी, फिरौती, अपहरण, मर्डर सब चालू थे। उसने 2018 में जेल में रहते हुए ही मोहित जायसवाल नाम के एक व्यापारी को किडनैप कराया और उसको जेल के अंदर ही बुलवाया। दोस्तों जेल में मोहित जायसवाल के साथ मारपीट की गई और जबरन प्रॉपर्टी के कागजों पर उसके साइन लिए गए। जेल प्रशासन सिर्फ तमाशबीन बना रहा। जब यह खबर बाहर आई तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस केस के बाद कोर्ट ने अतीक को यूपी के बाहर किसी जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। तब सन 2019 में अतीक को गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद अतीक के बेटों और पत्नी ने उसकी आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। 22 फरवरी 2023 को अतीक के कहने पर उसके गैंग और छोटे बेटे असद ने राजूपाल मर्डर के मुख्य गवाह उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये शायद अतीक के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मर्डर के 5 दिन बाद ही पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर किया और 11 दिन बाद दूसरा आरोपी एनकाउंटर में मारा गया। दोस्तों 28 मार्च 2023 को 44 साल बाद किसी भी आरोप में पहली बार अतीक को कोर्ट ने सजा सुनाई। अतीक को उमेश पाल किडनैपिंग मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया। फिर 13 अप्रैल को एक एनकाउंटर में अतीक का बेटा अशद और शूटर गुलाम मारे गए। 44 साल के आपराधिक कैरियर में यह पहला मौका था जब अतीक ने किसी अपने की मौत का दर्द देखा था। अब तक सिर्फ उसने दूसरों के घर में ही मातम मनवाया था। कभी किसी जमाने में 25-30 पुलिस वालों को अपने घर बंधक बनाकर रखने वाला अतीक अब उसी पुलिस के सामने असहाय हो चुका था। इतना सब होने के बावजूद भी अतीक के तेवर कम नहीं हुए और उसने जेल से छूटकर पुलिस को देख लेने की धमकी दी। लेकिन 15 अप्रैल की रात को अचानक 3 गुंडों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया और इस तरह पाप के एक युग का अंत हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू।